हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद अजू कार्तिक। और आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने फ्री फॉल पर डिस्कशन किया था, साथ ही साथ उसके हमने ये भी बताया था कि उसके रिलेटेड में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो कैसे चेंज हो जाती है, और साथ में हमने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। तो वो था हमारा पार्ट 5। आज का हमारा पार्ट 6 होने वाला है ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। ये केपलर्स लॉज। तो केपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिए थे कुछ, जो कि सन और उसके ऑर्बिट्स में रन करने वाले प्लेनेट से रिलेटेड थे। तो उन्होंने टोटल 3 लॉ दिए थे। हालांकि ये अब 9th के सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, पर मैंने सोचा कि ये पढ़ा देने चाहिए क्योंकि ये 9th क्लास के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, यानी ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को इसे अच्छे से समझ लेना है और इसकी डेफिनेशन को याद भी कर लेना है। तो चलो मैं पेन चूज कर लेता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। All planets orbit the sun in elliptical paths with the sun at one of the two foci of the ellipse। तो हम हमेशा सुनते आए हैं कि जो ऑर्बिट होते हैं वो सर्कल होते हैं और बीच में सन होता है, पर ये टोटली गलत है। हमें केपलर ने बताया ये चीज, क्योंकि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं। ये हमारा ओवल शेप, इसमें 2 फोकस होते हैं, ये 2 फोकस पॉइंट होते हैं। या पैराबोला में पढ़ोगे, 11th क्लास का टॉपिक है, तो अभी इस पे ध्यान मत दो चाहे। तो पैराबोला या फिर एलिप्स कहो, उसके 2 फोकस होते हैं, उनमें से एक पे सन होता है। हम जनरली इसको कंसीडर करते हैं, वो दोनों में से किसी पे भी हो सकता है। तो इधर हमारा सन है, इधर हमारी अर्थ इसके अराउंड ऑर्बिट कर रही है। तो ये ऑर्बिट करती रहती है, इस वजह से जैसे एक बार यहाँ पे सन है अभी, फिर ये ऑर्बिट करते करते यहाँ आएगी तो सन इसके पास हो गया, इधर गई दूर हो गया। यानी ऐसे बताना चाह रहा है, दिस मीन्स द प्लैनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन चेंजेस थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट रेदर देन रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी जो अर्थ का डिस्टेंस या फिर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो डिस्टेंस होता है सन से, वो बार बार चेंज होता रहता है इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी वो बराबर नहीं रहता बल्कि दूर पास चलता रहता है। जैसे अभी समर चल रही है, अभी मेरे सीजन में जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो समर का सीजन है, यानी अर्थ इधर से लेके इधर तक कहीं होगी जिससे वो सन के नियर बाय है। तो वो एक टाइम आता है जब वो पास आ जाती है और समर का सीजन आता है। लेकिन वही जब वो यहाँ से दूर जाके इधर या फिर इतने एरिया में से कहीं हो जाती है, तो फिर वो सन से दूर होने की वजह से विंटर सीजन आ जाता है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, येलो पेन। हाँ, अब हम अपने सेकंड लॉ पे आते हैं। ये है केपलर्स लॉज ऑफ एरियाज। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था कि जैसे ये पहले की तरह ऑर्बिट बना लिया, यहाँ पे हमने सन को बैठा दिया, ये हमारा सन, यहाँ पे हमारी अर्थ मान लेते हैं, ये हमारा सन, ये हमारी छोटी सी अर्थ। और अब ये इन्होंने ऐसे बताया कि जो अर्थ का डिस्टेंस होगा सन से, जैसे अभी यहाँ है, यहाँ से यहाँ गई टी टाइम में, यानी उसे मान लेते हैं 3 मंथ्स लगे यहाँ से यहाँ जाने में। तो अगले 3, और ये हमने एरिया बना लिया, पहले इतना एरिया कवर किया उसने, तो अगले 3 मंथ्स में जितना एरिया कवर करेगी, अगले 3 मंथ्स में वो यहाँ आ जाती है मान लो यहाँ, तो जो ये वाला एरिया होगा, ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। यानी जो टी टाइम में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, वो अगले टी टाइम में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। हालांकि उसकी स्पीड बदलती है, जैसे सन के पास होती है जब अर्थ ऑर्बिट करते टाइम, तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। तभी तो कि मान लेते हैं कि वो इधर से इधर आई टी टाइम में और इधर से इधर ही पहुंची टी टाइम में,
तो ये बहुत कम एरिया बनेगा, ये वाला सिर्फ एरिया माना जाएगा, तो बहुत कम एरिया होगा। इस वजह से जो स्पीड होती है वो तेज होने की वजह से हम कहते हैं कि एरिया इक्वल रहता है, नहीं तो इक्वल नहीं रह पाता। अब इसकी डेफिनेशन याद कर लो। अब इसको इरेज करता हूं मैं जब तक। यस, आई होप आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी। अब हम अपने थर्ड लॉ पे आते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये एक बहुत छोटा सा लॉ है, इसको आप याद करो तो ठीक है, हालांकि आपको याद करना चाहिए, पर इसकी डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। इसको समझना भी बहुत इजी है, बस इसकी ये पूरा एक इक्वेशन बताता है। ये प्लेनेट के ऑर्बिट, प्लेनेट्स ऑर्बिटल पीरियड और साथ में उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन के बीच में रिलेशन बताता है। यानी और जितना टाइम उसने लिया, टाइम का स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं, तो आर का क्यूब टाइम के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी टाइम का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का क्यूब, टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। और अगर हमें इन्हें इक्वल करना है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि आप 11th में पढ़ोगे। तो टाइम का स्क्वायर और रेडियस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना है। बस यही थे हमारे केपलर के लॉ, ये बहुत छोटे थे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर से कंटिन्यू करूंगा। टिल देन बाय बाय एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।